नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए क्योंकि जहाँ पे भी देखिए, यहाँ देखिए, वहाँ देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, तो वो सब अडानीमय है। तो आज के मेरे जो तीनों विषय हैं, उसमें अडानी किस तरह से हम सबको प्रभावित कर रहा है, पूरे देश को, सारे लोगों को, उस पे थोड़ा बात कर ली जाएगी। तो पहला विषय तो है देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाने में अडानी का कितना रोल? दूसरा है अडानी जी भारत ही नहीं, अब विश्व की राजनीति भी डिसाइड करने लगे हैं। और तीसरा, राहुल गांधी अडानी को बेनकाब करते-करते अभिमन्यु बनेंगे या अर्जुन? इन तीनों विषयों पे बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो एक बार एक मुश्त भी हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। जिस आर्थिक सहायता की हमें आवश्यकता है और इधर अवध कॉन्क्लेव के बाद थोड़ी आर्थिक सहायता आना कम हो गया। लोग आप सब लोगों ने भरपूर सहयोग किया था, इसलिए आप सबका भाई बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार और बहुत-बहुत आभारी हूँ। लेकिन आते हैं पहली बात, देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाने में अडानी जी का कितना रोल है? देखिए, अब ये सब चीज़ तो देश की जो बड़ी राजनीतिक डिसीजन है वो तो बिना अडानी जी के अप्रूवल के हो नहीं, क्योंकि अंतोगत्वा फडणवीस साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना ही पड़ा। देखिए उसके कई कारण हैं। मैं पहले फडणवीस जी की बात कर लूंगा, फिर उसमें अडानी फैक्टर कहां से काम किया उसकी बात करूंगा। अभी स्टैंड अलोन फडणवीस की बात कर, इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बीजेपी का चेहरा इस समय देवेंद्र फडणवीस। और एक चीज और है, देखिए ये एक हरदम ध्यान रखिएगा कि एक घर में जैसे भाई बहन, तो सब में भी आपस में फेवरेट, ज्यादा फेवरेट, कम फेवरेट ये रहता है। ये हरदम याद रखिएगा कि जैसे कुछ लोग तो कहते हैं मोदी जी और अडानी जी एक ही मतलब सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन घनिष्ठता तो है ही। तो मोदी जी अडानी जी की घनिष्ठता, और मोदी जी का हरदम एक सॉफ्ट कॉर्नर देवेंद्र फडणवीस के लिए है, जो सॉफ्ट कॉर्नर अमित शाह के लिए नहीं है। और शायद यही अंत में ये सब चीजें भी मैटर की जब देवेंद्र फडणवीस के नाम पे मुहर लगी। अब इसमें क्यों था, इसमें क्या-क्या था? देखिए, एक बीजेपी मैसेज भी देना चाह रही थी कि भाई अब हम डिसाइड करेंगे। और हम अ, पिछली बार जब ये सरकार बनी थी महायुति की या एनडीए की महाराष्ट्र में, तो बीजेपी बहुत बेबस नजर आई थी कि मतलब जो ठीक है वो कर लो, तोड़ दो, आ जाओ, चीफ मिनिस्टर बन जाओ, ये ले लो, वो ले लो। वो इस तरह का अब एक इंप्रेशन नहीं देना चाह रही थी और उस समय शिंदे को उस समय चीफ मिनिस्टर बनाना इनकी ज़रूरत थी। आज ये इस तरह का कुछ नहीं कर रहे हैं। हालाँकि जैसा सामना की स्टोरी है कि शिंदे साहब जाके सामना कह रहा है, गिड़गिड़ाए अमित शाह के सामने कि मुझे 6 महीने के लिए बना दीजिए, उसके बाद भले हटा दीजिएगा। लेकिन अब जो भी कारण हुआ, अंतोगत्वा फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर बन ही गए। एक एंगल और है जिसके लिए जो बीजेपी उसको कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि ये होता आया है, अब देश में कुल 4 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, 5 राजपूत हैं, जिसको ठाकुर बोला जाता है आम भाषा में, और 7 ओबीसी। जनसंख्या की दृष्टि से जो बार-बार, देखिए ये बार-बार अगर आपको याद हो, ये सामने आ रहा है कि ओबीसी का चैंपियन कौन है। मोदी जी ये मानते हैं कि वो उनके मतलब बीजेपी उनके नेतृत्व में ओबीसी के सारा वो करती है, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। लेकिन ये चीज़ें अब चर्चा में इसलिए आ रही हैं कि राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना पे जब प्रहार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किस सर्विस पे कितना है। ठीक है, लोग उनसे भी प्रश्न कर रहे हैं कि आपके कांग्रेस में इतना है, वो सब सही है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल साफ हो रही है कि जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है और बीजेपी में कोई यानी ऊपर से जो तय कर दिया जाता है, तब बीजेपी को सवर्ण ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब एक जरा चीज़ और समझ लें, 2 सबसे बड़े राज्य हैं देश की जगह, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सांसदों की दृष्टि से एक जगह 80 आते हैं, एक जगह 48 आते हैं, 128 सांसद केवल इन 2 राज्यों से आते हैं। इन दोनों जगहों पे अब बीजेपी के चीफ मिनिस्टर राज कर रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखना होगा कि यूपी में अगर सबसे ज्यादा सांसद हैं 80, तो महाराष्ट्र अब जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री है। जीएसटी का एक सबसे बड़ा हिस्सा अगर किसी राज्य से आता है तो उसका नाम महाराष्ट्र है, तो वो कंट्रोल ऑन रेवेन्यू एक तरह से महाराष्ट्र की वजह से होता है। लेकिन एक चीज अजीब सी है और जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से अमित शाह को दिक्कत होती है, वो ये है कि दोनों जगह के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये उनकी मर्जी से नहीं है और दोनों चीफ मिनिस्टर्स को आरएसएस की बैकिंग। अब
जो कुछ इन्हेरेंट समस्याएँ बीजेपी में अभी आएँगी तत्काल के रूप में, अडानी जी की तो बात अलग है, वो ये आएगी कि कौन मंत्री बनेगा, कौन-कौन मंत्री बनेगा, ये सब में आएगी। मतलब इनमें भी आएगी, शिवसेना शिंदे में भी आएगी, एनसीपी अजीत पवार में भी आएगी। उसका कारण ये है कि 132 एमएलए हैं, 19 एमएलसीज़ हैं, विधान परिषद सदस्य। तो 151 में जो शायद गणित बताया जा रहा है कि 20 या 22 ही मंत्री बीजेपी के कोटे में आएँगे। शायद 44 बन सकते हैं या 40 बन सकते हैं, तो आधा-आधा है। आधे में बीजेपी, आधे में एनसीपी और शिवसेना। तो अगर 22 ही मंत्री बन रहे हैं, जिसमें एक चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी बन गए हैं, तो 20-21 लोग 151 से चुने जाने हैं। मतलब हर छठे या सातवें या आदमी पे 1 मंत्री। अब आज की तारीख में जो नई पॉलिटिक्स है उसमें हर आदमी मंत्री बनना है। पहला टर्म है उसको मंत्री तो बनना ही बनना है। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा एक चीज़ और समझना होगा कि दिल्ली दरबार दरबार के सामने बिटवीन फडणवीस एंड शिंदे ये भी एक पता है कि फडणवीस और शिंदे एक साथ कभी भी आ सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि अगर आपको याद हो, तो जब जब ये महा विकास अघाड़ी की सरकार तोड़ने का काम था, तो उसमें सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंटल फडणवीस थे और फडणवीस ने ही वो सारा बैकरूम ऑपरेशन किया था, किस तरह से शिंदे से संपर्क में आए थे, फिर तोड़ा था इत्यादि। अजीत पवार डाउटफुल केस है। वो उनको रिलायबल आदमी नहीं माने जाते हैं और वो इनके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन ये तय है कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे ये साथ रहेंगे। चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन एक चैलेंज लाड़की बहन योजना है, जिसके बूते पे जीत के आए हैं, अब उसके फाइनेंशियल वायबिलिटी कैसे करेंगे वो देखना होगा। मैं एक चीज़ इसको रेखांकित करना चाह रहा था कि ये बिना अडानी जी की सहमति के ये नहीं हुआ है। उसका एक देखिए, एक आपको याद करना होगा। आपको याद ये करना होगा कि जब अजीत पवार ने ये खुलासा किया कि एक मीटिंग हुई जिसमें अडानी उसको एक तरह से चेयर किए या अडानी जी उसमें मौजूद थे, शरद पवार मौजूद थे, अजीत पवार मौजूद थे, फडणवीस मौजूद थे और वहां पे इस पर सरकार को कैसे बनाया जाए और उनको कैसे गिराया जाए, ये सब तय हुआ। उसके बाद इस बात पे शरद पवार और अजीत पवार ये दोनों लोग कह चुके हैं कि ये मीटिंग, हाँ, ये मीटिंग हुई थी, अडानी जी के घर दिल्ली में हुई। देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि अडानी नाम उन्होंने कहा है कि एक बिज़नेसमैन के घर पे दिल्ली में हुई था। वो बिज़नेसमैन का वो घर या गेस्ट हाउस इन लोग बोल रहे हैं, वो घर गेस्ट हाउस जो भी है। बाद में ये भी बताया गया कि अडानी जी वहाँ प्रेज़ेंट नहीं थे, तो अजीत पवार ने बोला कि हाँ, मुझे शायद याद नहीं है, लेकिन ये तय है कि वो वहाँ थे। कुछ लोगों का कहना है कि वो दूसरे मतलब उसी घर में दूसरे कमरे में बैठे थे, लेकिन उन्हीं की देख-रेख में सारी मीटिंग हो रही थी। तो उस समय का स्प्रिट भी उनका था, इस समय भी उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाने में भी उनका एक अहम रोल है, क्योंकि उनको लगता है उनके साथ एक उनकी वर्किंग इक्वेशन है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अब अडानी जी का 2014 से 2019 का जो पीरियड था महाराष्ट्र का, उसमें कोई समस्याएँ 2019 से 2024 में रही हैं, जब देवेंद्र फडणवीस वाज़ नॉट वर्किंग, तब उनकी बहुत समस्याएँ आई हैं और वो महाराष्ट्र में ज़्यादा आई हैं। तो उस दृष्टि से जो वर्किंग रिलेशनशिप है, वो अडानी जी हरदम चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस। अब दूसरी बात, अडानी जी भारतीय नहीं, अब विश्व की राजनीति डिसाइड करने लगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब अडानी जी ग्लोबल प्लेयर, तो बांग्लादेश में जो उनका जो कृत्य है या अपराध है, वो उसको कैसे छुपा रहे हैं, कैसे कवर कर रहे हैं और उसके उसके लिए बीजेपी सरकार हमारे राष्ट्र हित को भी कैसे दांव पे लगा रही है, वो ज़रा समझने की ज़रूरत है। शेख हसीना जो अगस्त में अपने बांग्लादेश से अपनी जान बचा के हिंदुस्तान भाग कर आईं, उन्होंने अभी कल एक न्यूयॉर्क में अपने सपोर्टर्स को एक वर्चुअली एड्रेस किया। मतलब ये क्यों किया इसका मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने एक वर्चुअल एड्रेस किया और उस वर्चुअल एड्रेस में उन्होंने केवल और केवल मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के करंट कर्ता-धर्ता सीईओ या हैं राष्ट्रपति, उनको केवल गाली देने का काम ही उन्होंने किया और उन्होंने उनको तो सब तरह की गाली दी, वो पावर हंग्री हैं और फलाना है, खैर। और दूसरा उन्होंने उसमें ये कहा कि जो वर्तमान में सिचुएशन हो रही है उसको हैंडल करने में ये पूरी तरह से फ्लॉप है, नाकामयाब है। और उनका जो सबसे ज़्यादा कष्ट उनको हुआ, जो उसपे उन्होंने बार-बार उस रेखांकित किया है कि वो जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ जो हैं, वहाँ के हिंदू, वहाँ के क्रिश्चियंस, वहाँ के बुद्धिस्ट पर जो आक्रमण हो रहा है, उनको देखकर उनको बड़ा कष्ट हो रहा है, शेख हसीना जी। उन्होंने ये कहा कि वहाँ भाई 11 चर्च तोड़ दिए गए हैं, इनके आने के बाद। हिंदुओं के जो इस्कॉन के लोग हैं, उनको पकड़ा गया है, जेल डाला गया है, इत्यादि, इत्यादि। अब ज़रा ये समझिए कि भाषण उन्होंने 4 दिसंबर को दिया।
और किस लिए दिया, वो कारण ये बताया गया कि टू सेलिब्रेट द विजय दिवस ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन। बांग्लादेश लिबरेट का 16 दिसंबर माना जाता है, उसका विजय दिवस 16 दिसंबर है। तो ये कोई लॉजिक है कि 16 दिसंबर के उसको आप 4 दिसंबर को बता रहे हैं? भाई आप कौन-सा, आप कोई व्यस्त आदमी है कि आज आपको यहाँ जाना अरे आप तो जेल जैसे माहौल में हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं। मेरे हिसाब से कौन-सा काम कर रहे होंगे, लेकिन आप कहीं फिर नहीं सकते। तो आप 16 को करते। इतनी हड़बड़ाहट में 4 दिसंबर को क्यों कर रहे हैं? उसका कारण एक, वो बीजेपी सरकार के रहमो-करम, नंबर 1। बीजेपी उनको यूज़ करना चाहती है कि इस्कॉन मामले में वो ये वो करें कि हिंदुओं पर अत्याचार हो। और इन सबके जो इंग्रीडिएंट्स हैं, देखिए एक चीज़ और समझिए, जब शेख हसीना ये बात कहती हैं तो इंटरनेशनल फोरम पे उसका असर इसलिए ज़्यादा वो इस देश की राष्ट्राध्यक्ष रहीं, लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक राष्ट्राध्यक्ष रहीं। वो मुस्लिम हैं। तो अगर एक मुस्लिम ये कहे कि मेरे देश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो उसकी बात का वेटेज ज़्यादा है, और वो महिला तो है ही। अब एक शब्द, मुझे जो सबसे बड़ी बात ये लगी अजीब-सी, एक शब्द जो बांग्लादेश में उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसपे उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, एक एक सफाई नहीं। आज टेलीग्राफ की एक लंबी स्टोरी है, फर्स्ट पेज से लेके सेकंड पेज लंबी स्टोरी है, उसमें बहुत आरोप स्पष्ट है। बांग्लादेश का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, उसके जो प्रमुख हैं एहसान मंसूर साहब, उन्होंने बताया कि 15 वर्षों में शेख हसीना जब वहाँ सर्वा थी, उनका गद्दी छोड़ने से पहले बांग्लादेश को के फाइनेंशियल सिस्टम को इंक्लूडिंग बैंक्स के द्वारा करीब 17 बिलियन यूएस डॉलर वहां से निकाले गए, इस पॉलिटिकल सिस्टम ने निकाले। 17 बिलियन यूएस डॉलर हिंदुस्तानी रुपयों के हिसाब से करीब 1,40,00,000 करोड़ रुपया होता है। हालांकि दूसरों का कहना है कि ये फिगर कम है। ये लूट जो थी शेख हसीना के नेतृत्व में हो रही थी, जिसमें मैं आगे भी आऊंगा उस पर, वो करीब 30 बिलियन की थी। इस बीच में वो करीब सवा अब 2.5 लाख करोड़ की थी। अब ये भी कहा गया है कि ये जो हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी है, ये उन्होंने कहा है एहसान मंसूर साहब ने, जो हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी है, शेख हसीना की बात करते हो, उन्होंने बैंकों के माध्यम से मोडस ऑपरेंडी उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को करके वही पुराना अपने आपको बहुत सिमिलरिटी है, लोन दो, वापस ना करो, भूल जाओ और देश से बाहर पैसा भेजो। ये वहां का मोडस ऑपरेंडी था। एक चीज और जान लीजिए, एहसान मंसूर साहब कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। वो 27 साल आईएमएफ में काम करके आए हैं, तो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग को वो ठीक से समझते हैं। इनके जो एक सहयोगी एक समय के थे सैफुद्दीन चौधरी, उनसे भी पूछताछ इस तरह की चल रही है। अब बहुत सी कहानियां उसमें है कि कैसे बैंक के उससे जबरदस्ती इस्तीफा लेती थी, मतलब शेख हसीना के प्रॉन्ट पे कैसे वहां मिलिट्री रूलर पीज पे आते थे, इस्तीफा लेते थे, डरा धमका के दे देते थे। उसमें अब वहां का एक चीज समझ ली, बांग्लादेश में भी एक A1 है, जैसे हमारे यहाँ A1 A2 है, बांग्लादेश में भी एक A1। उन A1 का नाम है आलम सैफुल, सैफुल आलम, आलम सैफुल। लेकिन A1 कहना ज्यादा आसान रहेगा, हम लोगों को समझने की दृष्टि से आसानी रहेगी। उनका नाम, उनके ग्रुप का नाम है एस आलम ग्रुप। खूब लूटा, खूब लूटा, और उसके ऊपर स्पेसिफिक चार्जेस हैं। समय के वो आप लोग खुद उस स्टोरी को पढ़िएगा, कभी आगे रहा तो उस पर करें। मंसूर साहब की दिक्कत ये है कि वहां के बैंक खाली है, नॉर्मल वेजेस देने के लिए पैसा नहीं है। और शेख हसीना जी ने एक भी आरोप का जवाब नहीं दिया। देखिए ये भी समझने वाली बात है कि ये सब सारी बातें जो हुई, ये शेख हसीना जी ने के नेतृत्व में अडानी जी ने क्या-क्या वहां काम किया है, वो थोड़ा मैं आपको एक एक दो आंकड़े दे दूं। अब उसके डिटेल समझ लीजिए। अडानी जी इसमें क्यों इंटरेस्टेड इतना है? क्योंकि अडानी जी ने जो शेख हसीना के साथ मिलके जिस तरह से बांग्लादेश को लूटा है, वो वहां का एक बड़ा मुद्दा है। उन पे मुकदमे की बात हो। फिर से समझिएगा, कोट अनकोट, बांग्लादेश भारत की अलग-अलग बिजली कंपनियों से बिजली खरीदता था। अडानी जी से जो बिजली खरीदता था, वो खरीदता था ₹14.87 पर यूनिट, 14.87 पर यूनिट। और बाकी कंपनी से जो खरीदता था, वो खरीदता था 9.57 पर यूनिट। 5% मतलब 5.3% एक्स्ट्रा देते थे अडानी जी को। जबकि उसके बारे में हम कई वीडियो कर चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने गोड्डा में ये प्लांट लगाया,
झारखंड में, मतलब अपनी विश्व का अनोखा वो है कि एसईजेड बनाया गया, कोयला ऑस्ट्रेलिया से लाएँगे, बिजली हिंदुस्तान में बनाएँगे, देंगे बांग्लादेश को जो उस समय उस जिसको कोई ज़रूरत नहीं थी, उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती दिया और ज़बरदस्ती दिया ₹5.30। तो ये पैसा कहीं तो जा रहा था ना, क्योंकि एक चीज़ और समझिए, ये जो एक्स्ट्रा पैसा 5.27 है, 5.3 टका पर यूनिट है, इसको सब्सिडी के रूप में सरकार अडानी जी, क्योंकि वहाँ पे तो अपने कंज्यूमर को वो 9.57 पे ही देगी, फिर से इसको काट दीजिएगा। वहाँ पे जो बिजली सरकार दे रही थी वो 8.57 पे दे रही है अपने लोगों को। खरीद हमारे यहाँ से 9.57 और 14.87 पे खरीद रही है, अपने लोगों को 8.97 पे दे रही है। तो बाकी जो पैसा है जो यहाँ से खरीदने का वो सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। केवल और केवल अडानी जी को सब्सिडी के रूप में 24,000 करोड़ केवल सब्सिडी दी जा चुकी है अडानी जी को बांग्लादेश के द्वारा। इस पे पूरे सब लोग खामोश हैं, कोई जवाब नहीं है इस पे। क्योंकि बा बांग्लादेश में इसको लेके गुस्सा है और मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि देश में ये क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि उससे 2 चीज़ें हुई। अडानी जी तो हैं ही, मेरे हिसाब से डिप्लोमैटिकली एक हमारे यहाँ से एक ये गलत काम हुआ। और डिप्लोमैटिकली जब मैं गलत काम की बात कर रहा हूँ तो उसको इसलिए बोल रहा हूँ कि शेख हसीना भाग के हिंदुस्तान आई हैं, हमें उनको अपने यहाँ नहीं रखना। वहाँ पे वो केवल पॉलिटिकल वो नहीं है, वहाँ पे उनके ऊपर क्रिमिनल केस लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, देश को लूटा और हम उनको अपने यहाँ रखे। फिर हम अपने यहाँ रख के उनको यहाँ से अलाउ कर रहे हैं कि अब आप भाषण दीजिए और लोगों क्यों दीजिए भाषण? क्योंकि वो हिंदुओं पे अत्याचार वाला आप कह देंगे तो ज़रा अपना मामला बन जाएगा वोट का। लेकिन उसका खरा पक्ष क्या है? बांग्लादेश में आज एक दूसरी सरकार है। इनकी अपनी क्या झगड़े हैं उससे अपने को क्या लेना-देना। लेकिन आप एक दूसरी सरकार को अगर यहाँ पे बैठ के शेख हसीना से गाली दिलवाएँगे तो उसका रिटेलिएशन होगा। ये आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है। लेकिन अडानी जी को ये सब करना है क्योंकि अडानी जी को पहले तो हिंदुस्तान में रुकने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अडानी जी के प्रेशर में यहाँ रोकी गई है। अडानी जी उस प्रेशर में ये सब काम करवा रहे हैं। तो अब तो हो गई दूसरी बात, अब तीसरी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी अडानी की को जो बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो अभिमन्यु बनेंगे या अर्जुन। ये मैं इसलिए कहा, जब पार्लियामेंट शुरू हुई तो आप सबने देखा था कि पार्लियामेंट की शुरुआत में ऐसी उम्मीद थी कि अडानी मुख्य मुद्दा होगा और मैं बार-बार कह रहा हूं कि अडानी इस देश में जो भी गलत हो रहा है उसका एक टोटल पैकेज है। अडानी पैकेज का मतलब भ्रष्टाचार, अडानी पैकेज का मतलब अ, ब महँगाई, अडानी पैकेज का मतलब बेरोज़गारी, अडानी पैकेज का मतलब जित मतलब आप जिस तरह की बात कर लीजिए अडानी पैकेज का, उस पैकेज को से राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन लड़ते हुए नज़र आया। लेकिन फिर अडानी जी ने अपनी चाल चलनी शुरू की और पार्लियामेंट के 4-5 दिन के उसके बाद उन्होंने पहले तो इंडिया गठबंधन में सेंध लगाई और इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख हुए, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने अपने को उससे अलग किया। ये लोग किसी प्रोटेस्ट में भी नहीं आ रहे। और फिर विद इन कांग्रेस, जिसको अशोक वानखेड़े कांग्रेस में बीजेपी स्लीपर सेल कहते थे, मैंने कल उनसे कहा कि बीजेपी के स्लीपर ने सेल नहीं है कांग्रेस में, ये अडानी स्लीपर सेल। उन्होंने कांग्रेस में अडानी स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया और राहुल गांधी अकेले पड़ते हुए नजर आए। तो नतीजा ये हुआ कि नहीं, अडानी की बात पे हम लोग बहस नहीं करेंगे, अडानी पे कोई बातचीत नहीं करेंगे, केवल बातचीत करेंगे हम लोग बाकी पर्यावरण पे करेंगे, हवा पे करेंगे, धूप पे करेंगे, पानी पे करेंगे, मछली पे करेंगे, तालाब पे करेंगे, ये सब मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या बात करोगे? अडानी यहाँ देश की ऐसी-तैसी की हुई है, उस पे आप बात नहीं करिए। ये होके एक बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन राहुल गांधी नहीं उसको छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी अपने बिल्कुल अर्जुन के मछली की आंख की तरह उनका लक्ष्य साफ है। रोज पार्लियामेंट जाते हैं, रोज नए-नए वो उठाते हैं, रोज सामने वो लेके खड़े होते हैं बैनर और वो आज उन्होंने रोज इनोवेटिव कर रहे हैं। आज टी-शर्ट पहन के गए कि मोदी एंड अडानी इज वन। मोदी मतलब वो उसको कहीं छोड़ नहीं रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक राहुल गांधी हैं वहां पे, तब तक हम लोग को भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि न्याय तो होगा। और मैं एक आदमी का और नाम ले लूं, इसलिए नाम ले लूं कि उसका नाम लिया नहीं जाता है,
संजय सिंह को भी जहाँ मौका मिल रहा है वो अडानी को कर रहे हैं। कल उन्होंने राज्यसभा में वो रोकते रह गए हरवंश जी थे थोड़ा सॉफ्ट थे, उतना कह नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने लगातार अडानी का नाम लिया, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो लगातार नाम लेते रहे। तो मेरे हिसाब से जब तक राहुल गांधी हैं, तब तक इस देश के लोगों को ये उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि अब तो अडानी ही सब तय करेंगे, क्योंकि अडानी को बेनकाब करने के लिए राहुल गांधी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, कमर कस ली है और कटिबद्ध। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत